राम राम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 की भूगोल ज्योग्राफी के पहले अध्याय का निरंतर क्रमबद्ध रूप से मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो अगर किसी को पढ़ना है भूगोल तो आप मेरे साथ निरंतर रहिए और मैं आपको भूगोल की कोई भी शंका हुई या है तो वो मैं अवश्य दूर करूंगा, प्रयास करूंगा। तो आप मेरा साथ देते रहिए और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक है भूगोल की, जिसका पहला अध्याय है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस अध्याय के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये अध्याय मतलब कहाँ किसकी बात कर रहा है। तो पहला शब्द है सौर मंडल। इस सौर मंडल को भी समझना जरूरी है। जब तक ये शब्द इसको नहीं समझेंगे तो पृथ्वी का भी पूर्ण रूप से हमें पता नहीं चलेगा। जो आपके सामने ये दृश्य दिख रहा है ऊपर, ये है सौर मंडल। अपने सौर मंडल का तारा है सूर्य। ये सूर्य है, तो ये है तारा इस सौर मंडल का कर्ता धर्ता। इसे हम इसका मुख्य बिंदु भी कह सकते हैं, केंद्र बिंदु कह सकते हैं। इसके गुरुत्वाकर्षण बल मतलब इसकी ताकत है कि वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल से इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कुछ पिंड, जिन्हें हम अक्सर ग्रह कहते हैं। और उन ग्रहों के भी चक्कर लगाते हैं कई छोटे छोटे पिंड, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो ये बात होगी सौर मंडल की। तो आपको पता चल गया सौर मंडल क्या है। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। जैसे अपने सौर मंडल में 8 ग्रह है। कितने हैं टोटल? 8। टोटल 8 ग्रह। तो 8 ग्रह में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो पहला जैसे हम देखते हैं तो ये आता है, बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है। तो ये पदार्थ से बने हैं। तो ये हो गए आंतरिक ग्रह। इसके बाद 4 बड़े ग्रह हैं, जैसे मंगल, ये नहीं मंगल तो हो गया आंतरिक ग्रह। फिर बृहस्पति, जिसे अपन बृहस्पति कहते हैं, फिर शनि। तो उसके बाद क्रमबद्ध और भी ग्रह है, तो वो हम आगे पाठ में बात करेंगे। तो आपको पता चल गया कि सौर मंडल और पृथ्वी आखिर है क्या। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जाता है वैसे वैसे बिंदुओं की भी संख्या बढ़ोतरी होती जाती है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ भी टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य अस्त होता है, मतलब सूर्य डूब जाता है क्षितिज के अंदर। क्षितिज वो जगह होती है जहाँ से पृथ्वी और आसमान मिला हुआ दिखाई देते हैं, तो होती क्षितिज। तो जब सूर्य ढल जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आसमान में धीरे धीरे चमकीले बिंदुओं जैसे तारे दिखाई देते हैं। इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और कुछ नहीं होते। तो जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है तो चमकीले तारों की संख्या भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि अंधेरा होगा तो वो सामान्य बात है कि वो ज़्यादा दिखेंगे, रोशनी में नहीं दिखाई देते। इसीलिए दिन में नहीं दिखाई देते, क्योंकि रोशनी ज़्यादा आती है, प्रकाश ज़्यादा है। तो समझ गए। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। सामान्य बात है, आप चंद्रमा को देखते हैं चमकीली वस्तुओं के साथ। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में सिर्फ एक बार देखते हैं। जिस पूर्ण चंद्रमा होता है वो एक बार महीने में दिखाई देता।
और उस पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा को चंद्रमा होता है ना, वो पूर्ण होता है, बड़ा होता है गोल घेरे में। उसके बाद वो निरंतर घटता जाता है। फिर अमावस्या आती है, अमावस्या की अंधकार की रात कहते हैं, और अमावस्या के बाद फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो ये प्रोसेस चलता है चंद्रमा का एक माह में 29 दिन के समय। तो ये कुछ बड़े होते हैं, गर्म होते हैं। ये क्या है, गैसों से बने होते हैं। जैसे अपना सूर्य, ये बड़ा है और गर्म भी है। तो किससे बना अपन मान लेंगे? ये गैस से बना है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करना, मतलब वो बनाते हैं, उस प्रकाश को जन्म देते हैं। वो उत्सर्जित का अर्थ है बनाना। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो याद रख लेना, क्वेश्चन आ जाए तो सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य कैसा होता है? समय गर्म होता है, आकार बड़ा है, ये गैसों से बना है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप समझ लेना। जैसे रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। तो सूर्य पास में इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। जिस जितने दूर होंगे वो थोड़े छोटे दिखाई देंगे, छोटे होते जाएंगे, दूरी बढ़ती जाएगी तो छोटे होते जाएंगे। तारे ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। अंत वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। तो छोटे दिखाई देने का कारण भी आप समझ गए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती। जैसे आप किसी पहाड़ को देख लीजिए, आप नजदीक जाओगे तो वो आपको बड़ा दिखाई देगा, जैसे उसके पास जाएंगे तो बड़ा दिखाई देगा। जैसे ये पहाड़ है, एक आदमी यहाँ खड़ा है तो उसको तो ये बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है तो उसको तो ये बहुत छोटा दिखाई देगा। तो पास की वस्तु हमेशा बड़ी दिखाई देती है, दूर में जब वो वस्तु होती है तो वो छोटी दिखाई देती है। ये नियम है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो सीधा सा उदाहरण हवाई जहाज का ही ले लेना। शाम को देखते होंगे, दिन में देखते होंगे, बहुत छोटा है, जब पास में आता तो बड़ा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो ये थे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो ये है नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। ये सात तो ये होगा सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का। अर्सा मेजर का भाग है ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सप्तऋषि मंडल किसका भाग है? अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। क्योंकि बड़ों को पता होता है, आप छोटे बच्चे हो तो अपने बड़े भाई से कहिए, पिताजी से कहिए, तो वो आपको सप्तऋषि भी बता देगा, ध्रुव तारा भी बता देगा। तो ये तमाम तारे जितने भी है वो बता देंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। भाई पहले गणित नहीं थी, सीधी बात है, न तो मोबाइल था, ना तो दिशा सूचक यंत्र था। तो तारों से तय करते कि भाई ये दिशा कौन सी है और अपन को किधर जाना है। मैं सीधी बात समझ गए, तारों से क्यों दिशा देखते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। भाई जैसे उत्तर में तारा है तो उत्तर दिशा को बताता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। अभी मैंने बताया ना, सप्तऋषि मंडल, ध्रुव तारा, ये सारे मुख्य जो चर्चित तारे हैं। ये आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है, एक जगह रहेगा। जैसे सूर्य, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। जैसे मैं आपको इस चित्र में देखो, यह सप्तऋषि हो गया। अभी जो मैंने आपको बताया दोबारा बता देता हूँ तो आपको शंकाएं दूर हो जाती। जैसे ये सप्तऋषि, जिसका पहला दूसरा तारा है, इसके सीध में ध्रुव तारा होगा। हमेशा रात में देखिए, और बीच में ध्रुव तारे के बीच में 3 तारे और आएंगी, तो वो भी सीध में देख लो।
तो इन 3 तारों में जो बीच वाला तारा है, मध्यम वाला, उसकी जस्ट सामने ये है ध्रुव तारा। तो रात के समय जब अमावस्या हो या अपने पूर्णिमा के बाद में कभी भी, तो आपको ये तारा अवश्य दिखाई देगा। तो देख लेना, अच्छा है, अच्छा ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। तो सप्तऋषि वाला आप समझ गए। तो है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, समझ गए। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें पिंड या ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी शब्द का प्लेनेट है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेट है, और अपनी भाषा में हिंदी में कहते हैं ग्रह, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब गोल गोल घूम लेना। चारों ओर घूमने वाले होते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी क्या है, एक ग्रह। पृथ्वी का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से हम जब देखेंगे तो चंद्रमा की तरह चमकते हुए प्रतीत होती है। जिस चंद्रमा को अपन देखते हैं तो चमकता दिखाई देता है। लेकिन याद रख लेना, चंद्रमा के समय की प्रकाश या ऊष्मा नहीं है, वो सूर्य से ग्रहण करता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने सौर मंडल के ग्रह, तो ये आपको चित्र से दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैंने इसको लैंडस्केप में कर दिया है। सूर्य क्या है, सूर्य ज़्यादा बताया गया है। सूर्य के जस्ट निकलते ही कौन सा ग्रह आता है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये चारों हो गए आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बाद में थोड़ा बताऊंगा, अब यार मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझ लो। अभी मैं आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में सिर्फ ये बताऊंगा, ये आंतरिक और बाह्य, इसके समझाऊंगा मैं बाद में। अभी आप समझ लो कि देख लो कि आंतरिक ग्रह कौन सी, बाह्य ग्रह कौन सी, फिर समझाऊंगा आगे मैं। फिर आंतरिक ग्रह कितने, चार हो गए। इनके बाद में एक पतली जाली, जो छोटे छोटे पिंड है, धूमकेतु है, छोटे छोटे भाटे पत्थर यहाँ पर हैं। भाटा में मस्त हो ना, तो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, छोटे छोटे पिंड है यहाँ। उसके बाद में आता है बृहस्पति। ये इसके बाद में वाले ग्रह नहीं, ये थोड़े बड़े हैं। बृहस्पति, हिंदी में नाम भी आपको बता देता हूँ, अभी आपको अच्छा दिखाई देगा। बृहस्पति, इसके बाद में शनि है, उसके बाद में यूरेनस है, और उसके बाद में नेपच्यून है। तो समझ गए। तो अब मैं हर ग्रह के बारे में एक चीज़ जो भी है वो मैं बता देता हूँ। पहले हम बुध को देख लेते हैं। देखो, बुध है पहला ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण का दो पद है, एक है परिभ्रमण, एक है परिक्रमण। तो चीज है तो परिक्रमण। अब शब्द आएगा परिक्रमण। ये अर्थ क्या होता है, परिक्रमण का अर्थ है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। आप मंदिर जाते हो, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हो। अब क्रमण और परिक्रमा एक ही शब्द है, इसमें ण लगे उसमें ण नहीं लगता है। तो परिक्रमा का अर्थ है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। तो परिक्रमण का भी अर्थ वही है। तो बुध है ना, ये सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, 88 डेज, 88 दिन लगा हुआ है। तो परिक्रमण समझ गए। और अक्ष पर घूमता है। अब अक्ष क्या होता है, अक्ष मतलब जहाँ वो है। जैसे आप अपनी जगह खड़े हो तो वो हो गया आप अक्ष। अब मैं आपके बताऊँ आपको, जैसे अक्सर आप अपनी जगह और किसी के चारों चक्कर लगाते हो। किसी के चारों चक्कर लगाना होगा परिक्रमण, मतलब परिक्रमा। और अपनी ही जगह मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर वहीं पर घूमना अक्ष होता है, और उसे कहते हैं परिभ्रमण। भ्रमण मतलब घूमना होता है। तो अपनी ही जगह पर किसका करेगा, सूर्य का, क्योंकि सूर्य अपना तारा है इन 8 ग्रहों का। और अक्ष पर घूमता है 243, अपनी जगह पर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है 365 दिन। अब इनका 88 दिन है तो इनका साल 88 दिन में होता है। इनका 255 है तो शुक्र का साल 255 है, तो अपना 365 दिन का साल होता है। तो 65 दिन का वर्ष कैसे क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरी करती है। अपनी एक ही जगह पे घूमती है एक दिन, मतलब 24 घंटे पृथ्वी।
इनके उपग्रहों की संख्या है एक, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। फिर आता है मंगल। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 787 दिन, 687 डेज, और अपनी ही जगह घूमता है एक दिन, लगभग पृथ्वी के समान 24 दिन। ये भी पृथ्वी के समान एक दिन ही, एक दिन रात बनती है। 24 घंटे ये भी है, 24 घंटे ये भी है, सॉरी 24 दिन नहीं, 24 घंटे। और इनके उपग्रह की संख्या है दो। यहाँ चंद्रमा इसलिए दे रखा क्योंकि चंद्रमा को अपन जानते हैं, छोटे बच्चे आप जानते हो, चंद्रमा एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। तो मंगल के भी उपग्रह दो है, और ये चारों आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य के बहुत नजदीक है। अब मैंने बताया नहीं आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह क्या होता है। ये चट्टानों से बने, मतलब ठोस वस्तु से बने हैं, मिट्टी से, पत्थर से, इनसे बने, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और सूर्य के नजदीक है, आंतरिक मतलब अपने पास वाले, समझ गए। उसके बाद आता बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल में पूरा करता है एक चक्कर, क्योंकि बहुत दूर है। जितनी दूरी अधिक होगी तो समय उतना ज़्यादा लगेगा। और अपने अक्ष पर घूमता है सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट, मतलब लगभग 10 घंटे में पूरा कर लेता है। और इसके उपग्रहों की संख्या है चंद्रमा की संख्या लगभग 53। और फिर आता है शनि। शनि सूर्य के चारों ओर 29 साल में चक्कर पूरा करता है, 5 महीने लगाता है, और अपनी ही जगह पर घूमता है 10 घंटे और 40 मिनट। इसकी उपग्रह संख्या है 53। तो बृहस्पति और शनि की उपग्रह संख्या तो बराबर है। ये बाह्य है। फिर नेपच्यून, वो मैं बता देता हूँ, ये बाह्य है, सूर्य से दूर है और बड़े आकार के है। फिर आता है यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 84 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। और चंद्रमा की संख्या, इसकी उपग्रह की संख्या 27। फिर आता है नेपच्यून, लास्ट अंतिम, 16 घंटे 7 मिनट में। और इसके सूर्य या उपग्रह की संख्या है 13। तो ये भी बाह्य ग्रह, ये भी बाह्य ग्रह। क्यों? क्योंकि ये चारों जो भी मैंने घेरा लगाया है, ये सूर्य से क्या है, दूर है। कौन सा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य से दूर है, तो इसलिए इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये आकार में पृथ्वी से तो बड़े है, इसलिए भी बाह्य ग्रह है। और ये सबसे बड़ी, इसका प्रमुख कारण है, मुख्य वो है, ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। ये चट्टानी रूप नहीं है, इन पर मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है। ये बड़े इसलिए दिखाई देते क्योंकि गैस के गोले हैं। तो समझ गए आप। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी क्या है, एक उपग्रह। मैंने अभी बताया आपको, ये हमारी पृथ्वी का सहचर, सहचर मतलब भाग, ये साथ में चलने वाला, साथ चलने वाला। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? पृथ्वी के। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है, जो पृथ्वी 1 प्लस 7, पृथ्वी 1 प्लस 7 बराबर कितने होते हैं? 8। तो कुल टोटल के ग्रह कितने होते हैं? 8, जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। अब सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, सूर्य मतलब एक तारा, फिर 8 ग्रह, फिर इसके उपग्रह कितने भी हो सकते हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, वो पट्टी वाली, मंगल ग्रह के बाद में जो एक पट्टी होती है क्षुद्र ग्रह, तो वो उल्कापिंड। उल्कापिंड पत्थर जैसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, इनकी दिशा तय नहीं होती है। सौर मंडल का निर्माण कर, एक सौर मंडल में इतनी वस्तुएं या ये चीजें होती है। आप सब कोई पूछ ले सौर मंडल में क्या क्या आता है, तो सूर्य आता है, मतलब एक तारा, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, खगोलीय पिंड आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, ये सारे आते हैं। उसे हम सौर परिवार देते हैं। एक परिवार का एक मुखिया होता है जिसे हम सूर्य कहते हैं। तो देख लेना आराम से। क्या आप जानते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, सोल मतलब सूर्य को कहते हैं, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सौर मंडल कहते हैं इसे। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, जैसे सौर, जैसे सौर मंडल है, जैसे सौर परिवार है, तो ऐसे नाम आप लिख सकते हैं। और शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए ये शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का अर्थ है भूगोल। ज्योग्राफी अंग्रेजी टर्म है, भूगोल है हिंदी टर्म है। नाम अलग अलग है पर है चीज एक ही। जैसे सन, सन यानी सूर्य होता है। अब सन अंग्रेजी, ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द मैंने बताया, ये ग्रीक भाषा से, ग्रीक ग्रीक पहले अपने संस्कृत चलती थी, उसी तरह ग्रीक वहाँ चलती थी।
इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी का ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी का अध्ययन करना। तो ये हो गया नीचे, ये आराम से आप देख लेना, ये आपका होमवर्क है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सूर्य देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में होता है। कहाँ होता है? केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़े आकार में होता है। ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। मतलब मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इसका खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल ये सभी को खींचता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश से ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत है। अपने जितने भी सूर्य की रोशनी आती है तो कहाँ से? सूर्य से आती है। अगर सूर्य न हो तो जीवन भी संभव नहीं है। अपन सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? सूर्य के कारण। सारे उस प्रकाश के कारण हो रहा है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़, हजार, लाख, करोड़ आते हैं ना ऐसे, तो 15 करोड़। अब ग्रह क्या है? हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह जो मैंने बता दिए, और सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमश पहला बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका, जिसे हम ट्रिक कहते हैं। माई वेरी इफेंस्ड मदर जस्ट सर्वाइव्ड अस नट्स। तो ये देख लेना, मैं ट्रिक पे कभी विश्वास नहीं करता, मैं समझने पे हमेशा विश्वास। आप समझो, ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्र लगा। पथ मतलब मार्ग। भाई इस गांव से इस गांव तक जाएंगे तो एक मार्ग तो होता है। जैसे इस शहर से जैसे दिल्ली से जयपुर जाए, दिल्ली से आगरा जाए, तो एक निश्चित मार्ग होता है, उस मार्ग को पथ कहते हैं। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाते जितने भी ग्रह उनका एक निश्चित मार्ग है, पथ है। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार है, मतलब सूर्य ये, आपको एक मिनट में बताता हूँ। जैसे सूर्य ये, तो इसके चारों ओर ये दीर्घवृत्ताकार ऐसे चक्कर लगाने हैं। जैसे ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी, तो पृथ्वी का पथ ये है, इसी पथ पर चक्कर मारेगी, समझ गए? और जो ये दीर्घवृत्ताकार है ना, तो ये कक्षा कहलाती है, ये कहलाती है कक्षा। और अपनी जगह घूमना ये होता है कक्ष। कक्षा और कक्ष दो शब्द है, अपने वाली कक्षा नहीं, कक्षा और कक्ष घूम लेगी। और कक्षा है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर मारेगी। तो कक्षा बड़ी होती है, कक्ष छोटा होता है। कक्षा अपने जगह घूमता है, कक्षा किसी और मुख्य बिंदु के चारों ओर घूमती है। कक्षा क्या होती है? जैसे आप बच्चे, स्टूडेंट अध्यापक के भरोसे पढ़ते हो तो होगी कक्षा। और कक्ष मतलब स्वयं के भरोसे पढ़ना। तो ये उदाहरण है। अब ये नहीं समझना कि कक्ष मतलब स्वयं पढ़ना, कक्षा मतलब अध्यापक, नहीं, ऐसा नहीं। कक्ष मतलब अपनी जगह घूमना, और कक्षा मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। ये टर्म है, थोड़ी समझ लेना। ये कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र को ये माना जाता है, क्योंकि इसका आकार या आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता, पहले प्लूटो भी माना जाता था कि ग्रह है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313, ये नाम है। अब समझिए, इनको रटना का मतलब ये नाम है। जैसे सीरियस कहते हैं, तथा प्लूटो को गोनो ग्रह कहा जाता है। अब देखो क्या है कि ग्रहों का भी निर्धारण करना भी एक कठिन कार्य होता है, तो उसके लिए एक संगठन बना दिया। संगठन मतलब संस्था बना दी। तो वो संस्था तय करती है कि भाई किसको ग्रह रखना और किसको नहीं। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मतलब योग्यताएं होती है कि भाई ये योग्यता होनी चाहिए तभी आप ग्रह रहोगे। तो उसके बारे में अगले देखते हैं क्या है। अब हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे। बाकी सौर मंडल देख लिया, आखिर अपना पृथ्वी क्या है, अपना ग्रह क्या है, तो ये कैसी है, इसके बारे में भी समझना आवश्यक है। पृथ्वी
एक प्यारा शब्द जहाँ अपन निवास करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। पहला बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। आकार में ये पांचवा आकार, मतलब इससे भी बड़े चार पहले हैं। ये जैसे बृहस्पति, शनि, मंगल, फिर पृथ्वी आती है आकार में। ये पांचवा है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार में भू आप। तो मैंने आपको भी बता देता हूँ पृथ्वी का आकार कैसा है। ये क्वेश्चन अनेक बार आता है। पृथ्वी एकदम गोले की जैसी नहीं है। तो हम ऐसी, एक मिनट, बता रहा था पृथ्वी एकदम गोली नहीं है जैसे ये दिखाई दे रही है। चंद्रमा ये तो एकदम गोल प्रकार का है। तो पृथ्वी ऐसी नहीं है। पृथ्वी क्या है कि ध्रुव वहां से थोड़ी चपटी है, मतलब गोलाकार नहीं है। बॉल होती है, फुटबॉल होता है, वो एकदम गोला। पृथ्वी ऐसे, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ से थोड़ी चपटी है और गोला होता है तो ऐसा होता है। तो पृथ्वी है ऐसी चपटी हुई, दक्षिण ध्रुव में ऐसी और उत्तरी ध्रुव में ऐसी। तो एकदम गोली नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं भू आठ या पृथ्वी कार। भू आब भी कहते हैं। तो पृथ्वी क्या है, एकदम गोली नहीं है, बॉल की तरह नहीं है। तो समझ लेना भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान ही आकार, जिसे हम पृथ्वी कार कहते हैं। पृथ्वी आकार, पृथ्वी की समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती। जीवन जहाँ मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे ये सारे रहते हैं, ये केवल इन 8 ग्रहों में पृथ्वी पर ही है। बाकी ग्रहों पर कोई जीवन नहीं है, निर्जीव है। वहाँ न तो जल है न वायु है। हाँ, हवा चलती है पर उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग जीवित नहीं रहेंगे। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी या वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत, मतलब अच्छा, उत्कृष्ट ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखते हैं ना, जब ऊपर जाते हैं आसमान में तो पृथ्वी देती है नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 70% भाग पानी से ढका हुआ है और 30% भाग चट्टानी भाग है, जिस पर हम रहते हैं, जमीन का भाग। और पानी वाला भाग तो महासागर कहते हैं और चट्टानी भाग को महाद्वीप कहते हैं। तो समझ गए। चंद्रमा ये क्या है? हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह। पृथ्वी के पास केवल कितने उपग्रह? एक, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। छोटा ही पर नजदीक है तो इसलिए बड़ा दिखाई देता है। हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ज़्यादा दूर नहीं, 3 लाख। और सूर्य तब 15 करोड़ दूर था, ये 3 लाख ये। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो सूर्य 15 करोड़, ये कितना है? ये 3,84,400 किलोमीटर दूर। ये भी एक रोचक तथ्य जानकारी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। फिर चलते हैं आगे। यह चीज़ अभी बताऊंगा मैं आपको। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ग्रह की तरह भी है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब मानव निर्मित उपग्रह, जिसमें हम कृत्रिम उपग्रह या पिंड कहते हैं, मतलब निर्माण किए हुए, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने या पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि ये उपग्रह है। जैसे ये यहाँ से लॉन्च किया, ऊपर जाएगा तो खुल जाएगा, फिर वो स्थापित हो जाएगा। तो ये है। आगे बढ़ते हैं, शूद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उल्का पिंड के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे थे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है।
कितने परिक्रमण करता है 27 दिन, लगभग इतने ही समय वो अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा लेता है, अपनी जगह घूम लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। भाई क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे तो हैं जो पृथ्वी की सतह पर साया बनाते हैं। नहीं सॉरी, चंद्रमा की सतह पर साया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की साया को देखा जा सकता है, तो पूर्णिमा को देख लेना। फिर क्षुद्र ग्रह, मैंने चारों चीज बताई। तारे, सूर्य हो गया, फिर ग्रह, फिर उपग्रह, और अब आता है क्षुद्र ग्रह। ये चारों और एक खगोलीय पिंड है, हम पढ़ते हैं इनको क्षुद्र। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, अभी मैंने बताया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र में छोटे छोटे पत्थर है, भाटे हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही भाग होते हैं, ग्रहों के भाग होते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो अब पृथ्वी के भी कोई क्षुद्र ग्रह होंगे, कोई टूट के निकल गए होंगे, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हो गई। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के भी हो सकते हैं क्षुद्र ग्रह, मंगल के भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी बहुत समय पहले विस्फोट हुआ होगा तो इनसे अलग होकर टूट गए, दूर चले गए होंगे, इसलिए इनका निर्माण हुआ है। तो क्षुद्र ग्रह इस टाइप के होते हैं। ये देखो पत्थर, ये और कुछ है ही नहीं, ये ग्रहों के हिस्से हैं, टुकड़े हैं, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनमें। ठीक है, ये भी चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि सूर्य की इतनी ताकत है, गुरुत्वाकर्षण बल। आपने ग्रह पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिया, और तारा भी पढ़ लिया, और ये ऊपर वाला भी पढ़ लिया जो है ना क्षुद्र ग्रह। और अब पढ़ेंगे उल्का पिंड। तो उल्का पिंड क्या होती है, ये भी समझने के लिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में ज़्यादा फर्क नहीं है। तुलना रूप में देखें, क्षुद्र ग्रह थोड़े बड़े होते हैं और उल्का पिंड थोड़े छोटे होते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के हस्तघर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सभी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह होता है। ये पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है, जो इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकती हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? आप पृथ्वी पर बैठे हो, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है, और आकाशगंगा ब्रह्मांड का। अब मैं आपको समझाता हूँ आकाशगंगा क्या है और ब्रह्मांड क्या है। देखो बच्चों, हम जहाँ आज बैठे हैं ना, तो वो है एक पृथ्वी ग्रह। देखो समझने के लिए, देखो ग्रह ग्रह के बाद में सूर्य है। सूर्य के बाद में आता है सौरमंडल, आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड। तो ये चीज क्रमबद्ध है। तो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य रहता है सौरमंडल में। तो ये तो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में समझना है। आकाशगंगा जब रात में आप अंधेरा हो, अमावस्या की रात
गिनती नहीं कर सकते इतने तारे छोटे छोटे बड़े बड़े। तो वो पट्टी है, उसमें हजारों है ऐसे कई तारे हैं। तो वो है आकाशगंगा। तो अपना जो सौर परिवार है वो किसका भाग है? इस आकाशगंगा का भाग है। किसका भाग है? आकाशगंगा। आकाशगंगा में अनेक सौर परिवार है, अनेक पृथ्वी भी हो सकती है, वहाँ जीवन भी हो सकता है, ये तो पता नहीं, ये तो वैज्ञानिक पता लगेंगे तो पता चलेगा। पर एक सौर मंडल में एक सूर्य होता है जिसे हम तारा कहते हैं, और अनेक ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के अनेक उपग्रह भी हो सकते हैं। तो एक आकाशगंगा में अनेक सौर मंडल हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है ना। तो किसी ने की, वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं। फिर ये आकाशगंगा किसकी भाग होती है? ब्रह्मांड की। ये होती है ब्रह्मांड की। अब एक ब्रह्मांड में हमेशा अनेक आकाशगंगाएं हो सकती है, मतलब कितनी भी, कोई गिनती नहीं, हजारों करोड़ों आकाशगंगाएं हो सकती है। और एक आकाशगंगा में कई सौर मंडल हो सकते हैं, सौर परिवार हो सकते हैं। तो ये है ब्रह्मांड का, कोई पता नहीं कितना बड़ा है, विस्तार अनगिनत है। तो इनके बारे में वैज्ञानिक पता लगाएंगे। तो आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और कमेंट कीजिए कहाँ कमी रही, तो मैं उस कमी को अगले वीडियो में पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। तो ये गृहकारी है, आप देख लेना इनको अच्छी तरह से और कर लेना। बाकी एनसीईआरटी की क्लास 6 भूगोल में कोई कमी नहीं आएगी, मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप मेरा हौसला बनाए रखोगे, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को। राम राम साहब, धन्यवाद।